अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के हवाले से आज हमारा तीसरा लेक्चर है, चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन यूज़ है डियर स्टूडेंट्स वो है लाइफ। ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास यूज़ होती रहती है। अब हमारे पास बेसिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ की तरफ अगर हम बात करें तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की यू वेरी वेल नो कि दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ की एग्जांपल्स स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन्स। इसी तरह अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स की बात करें तो वो हमारे पास ग्लूकोज और वाटर एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें तो ये सारे के सारे जो हमारे पास माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही डेरिवेटिव्स हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास जिंदगी को बनाने में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेली लाइफ एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, तो हमारे पास जितनी भी हमारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, जितनी भी हमारी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं वहां पर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइटल पार्ट प्ले कर रही है। जैसे कि हमारे पास डेली यूजेज में हमारे सिंथेटिक्स आते हैं, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पेपर, जितनी भी चीजें हैं। यानी कि अगर आप देखें तो आपकी एक छोटी सुई से लेकर आपके दरवाजे बनने तक जितनी भी चीजें, वुड, हर चीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक रोल प्ले कर रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बगैर जो है हमारे पास जिंदगी की एग्जिस्टेंस और जिंदगी की जो हमारे पास एक प्रोग्रेस चल चुकी है उस प्रोग्रेस का आगे बढ़ना करीबन नामुमकिन है। अब हमारे पास दूसरा जो हमारे लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो तीन बड़े सोर्सेज हैं डियर स्टूडेंट्स वो हैं कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। अगर हम डियर स्टूडेंट्स कोल के बारे में बात करें तो कोल जो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोल पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है कि कोल किस तरह वजूद में आया। कोल के बारे में यह कहा जाता है कि हमारे पास जितने भी डेड और बेरिड प्लांट्स थे, जितने भी डेड और बेरिड एनिमल्स थे जो कि जमीन के नीचे दफन हो गए थे, उन एनिमल्स और प्लांट्स ने हमारे पास एक वुड का सा मादा बना लिया जिसको हम सिंपली कह देते हैं वुड। अब हमारे पास जब इस वुड के साथ बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस हुए, यानी कि बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शंस हुए, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया पीट में। अब हमारे पास जब ये पीट बन गया तो पीट बनने के बाद ये हमारे पास इसके ऊपर मजीद प्रेशर अप्लाई हुआ, मजीद टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया गया जमीन के अंदर, तो फिर हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया एट हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। फिर ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में। डियर स्टूडेंट्स जब हमारे पास लिग्नाइट से ये इसको दोबारा ही प्रेशर अप्लाई किया गया इसके ऊपर, तो फिर हमारे पास मजीद प्रेशर इसको दिया गया, तो फिर ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया बिट्यूमिनस कोल में। कोल में अब हमारे पास जब इसको मजीद प्रेशर और टेम्परेचर दिया गया तो फिर हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइट में।
अब हमारे पास ये जो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस थी, इसके नतीजे में हमारे पास कोल बना। अब अगर हमारे पास इसके अंदर देखें तो वुड के अंदर ऑलमोस्ट 40% कार्बन कंटेंट था, लेकिन जब बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शंस हुए, इसका अटैक हुआ, तो पीट के अंदर ऑलमोस्ट 60% कार्बन कंटेंट आ गया। इसके बाद अगर हम लिग्नाइट पर चलें, लिग्नाइट ऑलमोस्ट 70% कार्बन अपने अंदर रखता है। बिटुमिनस कॉल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 80% कार्बन अपने पास रखता है, और एंथ्रासाइड जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 90% कार्बन रखता है। अब हमारे पास यहां पर अगर एमसीक्यू आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल, तो हमारे पास जिस कोल के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा और दिए गए ऑप्शंस में से उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमें ऑप्शन दिए जाते हैं वुड, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस कॉल। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट मौजूद है बिटुमिनस कॉल में, तो आप लोग जो हैं वो श्योरली बिटुमिनस कॉल को चूज करेंगे अपने ऑप्शन में। अच्छा, इसके अलावा जब हम करते हैं कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या टर्म है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मुराद, डिस्टिल का जो मतलब है, इसका मतलब है सेपरेशन, इसका मतलब है सेपरेशन। अगर हम करें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है सेपरेशन एट हाई टेम्परेचर। अब अगर हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, कोल को हाई टेम्परेचर और इसके साथ साथ हाई प्रेशर प्रोवाइड करें, कोल को हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई प्रेशर प्रोवाइड करें, तो फिर हमारे पास कोल जो है 3 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें 500 सेल्सियस के करीब, तो हमारे पास ये कोल गैस, कोल टार, तीसरा एम कंपोनेंट जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स वो है कोक। अब हमारे पास ये जो कोल टार है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसका प्रोडक्ट है। इससे हम मजीद 217 एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इन दिस मैनर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन वो यूं भी पूछ सकते हैं कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बताएं, या फिर वो यूं भी कह सकते हैं कोल की कार्बोनाइजेशन बताएं। उसके बाद हम चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस, हमारे पास नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस मेनली जो है वो कंपोज्ड है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स पर। लो हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जिनके अंदर कम है, बड़े कम तादाद में मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं लो हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद कम हो उनको कहते हैं लो हाइड्रोकार्बन्स। तो लो हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं कोल, नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू है, नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ मीथेन? इट ऑलमोस्ट कंसिस्ट्स ऑफ 80 to 85% ऑफ मीथेन। अब हमारे पास नेचुरल गैस के यूजेस हैं पड़े कि नेचुरल गैस हमारे पास कहाँ का यूज होती है। नेचुरल गैस हाउस होल्ड, डोमेस्टिक, ये मतलब मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए, ये इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए भी यूज होते हैं, हमारे पास हाउस होल्ड में भी यूज होती है और डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए भी यूज होती है। लेकिन हमारे पास जो मेन एमसीक्यू है इसके अंदर वो है कि इसका जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? मीथेन है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो है पेट्रोलियम। डियर स्टूडेंट्स, आप जाते हैं कि पेट्रोल को आप या पेट्रोलियम को आप एज ए फ्यूल यूज करते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं आप अपनी व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में। अब पेट्रोलियम है क्या? पेट्रोलियम है हमारे पास मिनरल ऑयल है, यानी कि जो नेचुरली हासिल किया जाता है मिनरल्स की शक्ल में, लेकिन उसकी रिफाइनिंग की जाती है, वो रिफाइंड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? पेट्रोलियम। अच्छा, अगर हमारे पास यही पेट्रोलियम अगर हम रॉक्स से हासिल करें, चट्टानों से हासिल करें, तो फिर हमारे पास इस पेट्रोलियम का नाम होता है
क्रूड ऑयल, इसका नाम होता है क्रूड ऑयल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्रूड ऑयल का कलर क्या होता है। क्रूड ऑयल का कलर होता है ब्लैकिश। अब हमारे पास पेट्रोलियम हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी रिफाइनिंग करते हैं मिनरल ऑयल की। जो मिनरल ऑयल हम हासिल कर लेते हैं उसकी रिफाइनिंग के लिए पाकिस्तान में अब तक 4 ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं, जिनमें से 2 जो हैं हमारे पास कराची में मौजूद हैं। ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, ऑयल रिफाइनरीज में हमारे पास 2 ऑयल रिफाइनरीज कराची में मौजूद हैं और इनकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 2.17 मिलियन टन ये हमारे पास ऑयल को रिफाइन, ऑयल को छान सकती है। एक ऑयल रिफाइनरी जो है वो हमारे पास एटक में मौजूद है, इसकी ऑलमोस्ट है 1.50 मिलियन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। और उसके बाद हमारे पास एक ऑयल रिफाइनरी जो है वो हमारे पास मुल्तान में मौजूद है, इसकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी मेंशन नहीं की गई। डियर स्टूडेंट्स, इसके नीचे जो है एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस बताई गई हैं। उन पेट्रोलियम फ्रैक्शंस में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उन पेट्रोलियम फ्रैक्शंस में जो हमारे पास मैक्सिमम है वो है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं, लेकिन उनमें से 2 पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं सिर्फ जो कि हमारे पास सॉलिड है पड़ी। उनमें से जो एक पेट्रोलियम फ्रैक्शन है उसका नाम है पैराफिन। पैराफिन पैराफिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसकी वैल्यू है 50 to 60। डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें से कोई सी 4 पेट्रोलियम फ्रैक्शंस तैयार कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए तो आप 4 पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और उनके यूजेस ये आप लिख लेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम देखें एज ए लॉन्ग भी आ जाए कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाए तो फिर पहले आप कोल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फिर नेचुरल गैस डेफिनेशन कि भाई किस किस कंपोनेंट पे वो कंपोज होती है, उसके बाद नेचुरल गैस की यूजेस क्या क्या हैं, उसके बाद आप पेट्रोलियम की तरफ आएंगे कि पेट्रोलियम की डेफिनेशन क्या है, क्रूड ऑयल कहाँ से ऑब्टेन होता है, क्रूड ऑयल कलर क्या होता है, ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान में कौन कौन सी है, उसके बाद आप पेट्रोलियम फ्रैक्शंस का जिक्र करके लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन हमारे पास ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पंजाब बोर्ड का रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।